हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग। इस हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर रहे हैं अपन। देखो भाई। हाँ, गुड मॉर्निंग। टुरु टुरु टु टु, टुरु टु टुरु, टुरु टु टु टुरु, टुरु टु टुरु, टुरु टुरु टु टु, टुरु टुरु टु। रेडी भाई? भाई डिटर्मिनेंट जो है अपना हो गया। अपना लाइन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। स्ट्रेट लाइन अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्ट्रेट लाइन से आपको जो है ना कैलकुलस में बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। बच्चों को लगता है कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये कैलकुलस है ना, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है। तो रिवीजन तो होगा ट्रिग्नोमेट्री का, कम होगा रिवीजन, है ना। बट एक जो सेंस है ना, मतलब फंक्शन के अंदर जैसे कि कहाँ पर पोजिशनिंग है, स्लोप का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का क्या सेंस होता है ना। क्योंकि इसमें 2 डिग्री भी आएगा, थोड़ा सा 2 डिग्री वाला पार्ट भी आएगा, होमोजेनाइजेशन आएगा, लाइन पेयर आएगा, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने को कुछ फिगर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है। हाँ जी, बताओ। भाई ये आप तय करोगे या मैं तय करूंगा, पहले ही बताओ आप। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा नहीं हुआ है? उसकी जगह पर नहीं, पहले कंपाउंड एंगल ही करना था। कंपाउंड एंगल का क्वाड्रेटिक ही करना था, फिर सीक्वेंस सीरीज ही करना था, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन करना था। आप भले ही कम करके आओ, एक एवरेज लेवल करके आओ, ठीक है, लेकिन करके आओ। ठीक है। आपको करना तो है ही। एसओटी में जैसे HGO 2:1 का मैंने प्रूफ दिया था ना। देखो, अगर आपको सिलेक्शन नहीं लेना है देन देर, फिर बात ही अलग हो गई, बात ही खत्म हो गई, मतलब शुरू होते ही खत्म हो गई। मुझे सिलेक्शन लेना ही नहीं है, मुझे आईआईटी में नहीं सेलेक्ट होना, मुझे रैंक ही 20,000 चाहिए, और उसके भी वांदे शायद। तो फिर डिस्कशन नहीं है, देन देर इज नो डिस्कशन। फिर हम बहस कर रहे हैं, फिर फालतू की बातें कर रहे हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको 5,000 10,000 तक रैंक लानी है, और इसमें भी ऐसा नहीं कि तुम मतलब दिशा पाटनी आ जाएगी और वरमाला डालेगी, मैं कब से इंतजार करती हूँ, तुम आईआईटीएन बनोगे और 5,000 8,000 रैंक आएगी, और नूरा फतेही आएगी, है ना, लाइन लग जाएगी, है ना, और वो क्या कहते हैं, और भी जो भी अबला नारियां हैं, है ना, वो सब तुम्हारे दरवाजे पे आ जाएंगी। कुछ भी नहीं होने वाला है ऐसा 4,000 5,000 रैंक से। ठीक है, जिसके लिए इतनी गंदी फाइट है, उसके बाद और फाइट है? अब तुम बोलो कि मैं मेहनत करूं कि नहीं करूं, मतलब इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्या? प्लीज, देन देर इज नो डिस्कशन। इफ यू डोंट वांट टू ट्राई, इफ यू डोंट वांट टू गिव अ गुड ट्राई, अगर गुड ट्राई करना है तो फिर बात है। मैं मानता हूँ टाइम की कमी है ना, रिपीटर बैच में थोड़ा दिक्कत है। भाई एक 11th का बच्चा जो है वो तो लुच्चा लफंगा होता है ना, उड़ता रहता है सुपर बॉय सुपर गर्ल, है ना, वहां तो वही चल रहा होता है। लेकिन रिपीटर बैच से जो है उसके पास थोड़ा टाइम का दिक्कत है। तो आप क्वेश्चंस लिमिट करो, कंटेंट लिमिट कर लो, है ना। आप ऐसे सोचो कि आपका जेई मेन का जनवरी शिफ्ट है, जेई मेन का आपका जनवरी शिफ्ट है, तो तब तक कम से कम आईआईटी मेन में तो सिलेक्शन या रैंक अच्छी आए, है ना। भले ही आपने कम कंटेंट किया हो, लेकिन आप चीजों को छोड़ नहीं सकते, यू कांट लीव इट, नहीं तो आपको यहाँ दिक्कत आएगी, समझने में दिक्कत आएगी, मजा नहीं आएगा, है ना। क्वेश्चन कम बनेंगे। तो आप भले ही कम सवाल लगाओ, लेकिन लेक्चर तैयार करके आओ, कुछ कुछ सवाल करके आओ। ठीक है ना। ओके।
अब वो डेली क्लास हो रही है, 11th 12th में ऑल्टरनेट क्लास होती है ना, यहाँ पर डेली क्लास हो रही है। ठीक है, तो जो काम वहां पर जैसे 6 दिन में होता है, मान लो हफ्ते में 3 क्लास है, वहां जो 6 दिन में होता है वो यहाँ पर आपका मतलब एक हफ्ते में होता है, वो आपका यहाँ 3 दिन में हो रहा है। तो उस सेंस में मैं समझता हूँ आपकी तकलीफ है ना, ऐसा नहीं है कि मैं अछूता हूँ कि मैं, मेरे को पता ही नहीं, मैं इस दिन दुनिया का नहीं हूँ। मुझे पता है रिपीटर बैच के साथ क्या दिक्कत होती है। आप थोड़ा सोच के देखो कि आपको जनवरी तक आपको बढ़िया स्कोर कर लेना है, ठीक है, तो आपके एवरेज लेवल जो क्वेश्चन हैं वो होने चाहिए, ठीक। लेकिन आप ये भी समझो कि जनवरी के बाद आपके पास खूब सारा टाइम होगा, है ना। जनवरी के बाद एडवांस की तैयारी करेंगे अपन, फरवरी है आपके पास पूरा, मार्च है ना, पूरा अप्रैल है ना, आधा मई भी है तो 3 महीने वहां भी है। लेकिन अभी फिलहाल आपकी चेष्टा ये होनी चाहिए कि आप दिसंबर तक कंफर्टेबली सारे चैप्टर्स डिसेंट लेवल के हों, अपना आईआईटी मेन के अंदर 99.5 परसेंटाइल आए, दोबारा जेई मेन देने की जरूरत ना पड़े, अगले 3 महीने अपन डेडिकेटेड एडवांस की ऐसी तैयारी करें कि मतलब दुनिया देखे, ठीक है, फिर जेई मेन की टेंशन न लेनी पड़े। तो जो अभी बतलाया जा रहा है आपको दिसंबर तक, वो आप अच्छे से उसको पकड़ के रखें, ठीक है, अच्छे से पकड़ के रखें, जाने न दें, ठीक है, जाने न दें, अच्छे से पकड़ के रखें, है ना। फिर क्योंकि फिर आप इसके बाद भी दोबारा मेन की तैयारी करो तो आपसे बड़े वाला कोई नहीं है। जनवरी शिफ्ट होने के बाद फिर अप्रैल शिफ्ट भी मैं दूंगा, मैं वहां इंप्रूवमेंट कर लूंगा, तो फिर देयर इज नो डिस्कशन, फिर समझ रहे हो, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, आप इसके बाद दोबारा यही दूंगा, क्या कर रहे हो यार, है दोबारा जेई दे रहा हूं, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गिविंग जेई अगेन। एक बार जनवरी में दे दिया अपना पूरा ताकत लगा के, फिर एडवांस की तैयारी करिए, है ना। मैं बोल भी रहा हूं आपको कि जेई एडवांस के कम क्वेश्चन करिए भी, है ना, 3 साढ़े 3 महीने अच्छे खासे होते हैं, सिलेबस पूरा हो गया आपका। अब जेई एडवांस के मॉक टेस्ट और टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दिया, यही तरीका है ना। पर आप चैप्टर को छोड़े नहीं भाई, चैप्टर को छोड़ो, के अकल नहीं है क्या। चलो भी स्टार्ट करते हैं ना, क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल के बारे में सब कुछ एसओटी में हो चुका है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के चार चार साइड होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, 2 डायगोनल, ठीक है, और 4 एंगल होते हैं। ऐसा लग रहा है गाय पे निबंध लिख रहा हूँ। देखो भाई, ए बी सी डी है ना, चारों एंगल का सम, है ना, चारों एंगल का सम आएगा आपका 360, ठीक है, चारों एंगल का सम आएगा 360, 2 ट्राइंगल बन जाएंगे आपके। अगर आपसे कोई पूछता है एरिया कितना है, तो आप ए बी सी और ए डी सी करके लिख सकते हो, है ना, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ए बी सी प्लस डेल्टा ए डी सी, है ना, 2 ट्राइंगल का एरिया करके आप पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसा होता है। और इसका एरिया डेल्टा ना, वो होता है हाफ ऑफ d1 d2 साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायगोनल्स, है ना, थीटा डायगोनल्स के बीच का एंगल है। इसके लिए क्या किया अपन ने, ये परपेंडिकुलर डाल दिया बी से, ये डी से, है ना, इसको बोल दिया L1, है ना, L1, इसको बोल दिया L2, ठीक है। ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, थीटा। तो मैं इसी फॉर्मूले से लिख रहा हूँ डेल्टा, है ना, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी, इस डायगोनल का लंबाई मैंने D1 बोल दिया, ठीक है, और बी डी का D2 बोल दिया, है ना, बी डी का D2 डायगोनल लेंथ है, ठीक है। तो अपन ए बी सी का एरिया लिख रहे हैं, ए बी सी का एरिया होगा हाफ ऑफ बेस, हाफ ऑफ बेस, बेस कितना है D1, है ना, हाफ ऑफ बेस, और हाइट है ना, ये L2 है, ठीक है, चलो L2 कर दिया, प्लस हाफ ऑफ एडीसी का, है ना, एडीसी का एरिया कितना आएगा, हाफ ऑफ D1 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर, है ना, L1 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये जो लंबाई है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, यहाँ पर ये जो लंबाई है वो कितना आ जाएगा, इसको P बोल देना, P1 P2 बोल दो इसको, हाँ, इसको P1 बोल दिया, इसको P2 बोल दिया ना, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई जो है P1 है,
और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई जो है वो P2 है ना, ये P1 ये P2। तो मैं कह रहा था आपका जो L1 है ना, ये L1 है वो कितना है P1 साइन थीटा है ना। L1 कितना आ गया P1 साइन थीटा है ना, और L2 कितना आ गया, L2 आ गया P2 साइन थीटा। तो यह जाएगा हाफ ऑफ D1, और L2 आ रहा है आपका P2 साइन थीटा, और हाफ ऑफ D1 L1 आ रहा है आपका P1 साइन थीटा ना, P1 साइन थीटा। इसमें आपका हाफ ऑफ D1 कॉमन आ रहा है और साइन थीटा भी कॉमन आ रहा है, मल्टीप्लाइड है ये P2 प्लस P1, P2 प्लस P1, ठीक है। हाफ ऑफ D1 साइन थीटा P2 प्लस P1। अब भाई मेरे P2 प्लस P1 जो है ना, P2 प्लस P1 ये पूरे दूसरे डायगोनल की लंबाई है। अगर ये D1 है ये D2 है तो इसको D2 लिख सकते हैं ना, तो ये पूरा आ गया हाफ ऑफ D1 D2 साइन थीटा। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आप थोड़ा वेक्टर प्रोडक्ट से भी देख सकते हो, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2, D1 वेक्टर D2 वेक्टर अगर वेक्टर है ना, जैसे AC वेक्टर है BD वेक्टर है ना, हाफ ऑफ वेक्टर वेक्टर AC का क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर BD है ना, इससे भी अपने को एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल जाता है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल जाता है ना। आज जब क्लास का टाइम हो जाएगा, ठीक है, तो एक बार अपन डिस्कस करेंगे है ना, वेटेज चैप्टर्स का। आईआईटी मेन में कितने सवाल है, रफ रफ एस्टिमेट, और हाउ मच टाइम यू हैव लेफ्ट, आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए, ठीक है, और आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट का एक रफ अंदाजा, ठीक है। ये डिस्कशन करेंगे आज क्लास के बाद, ठीक है जी। ये हो गया आपका। तो ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए वैलिड है। थीटा ध्यान रखना एंगल बिटवीन डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स के बीच का एंगल होता है ये, डायगोनल्स के बीच का एंगल होता है। ठीक है, बाकी पेरीमीटर आप निकाल लोगे, पेरीमीटर इज वेरी सिंपल है ना, AB BC CD DA है ना, ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा, वो आप कर सकते हो है ना। पेरीमीटर आ जाएगा आपका सम ऑफ साइड्स है ना, सम ऑफ साइड्स करके आप निकाल लोगे। भी लिख लिया आप लोगों ने है ना, चले आगे। हम्म, हाँ जी। अगला टाइटल है स्पेशल केस ऑफ, मतलब क्वाड्रिलेटरल है ना, स्पेशल केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना, जैसे कि पैरेललोग्राम है ना। तो पैरेललोग्राम को कई तरीकों से आप लिख सकते हो ना। पहला तरीका ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएंगी तो पैरेललोग्राम हो जाएगा है ना, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएंगी तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो भी आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम हो जाएगा है ना। इसमें एक अच्छी कंडीशन ये आती है जो अपने स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट, यानी कि दोनों डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है ना, वो सेम आ जाए, ठीक है। दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट जो है वो सेम आ जाए, ठीक है। दोनों डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है वो सेम आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पैरेललोग्राम है ना, इसमें आपने एक ये डायगोनल बनाया और एक आपने ये डायगोनल बनाया। ये ए बी सी डी मान लेते हैं ना, ABCD, ये आपका D1 है, ये D2 है। दोनों एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल मान लेते हैं अल्फा, और डायगोनल्स के बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है ना। बनाओ एक बार। एलिफेंट मान लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, तो ई पॉइंट जो है ना उसका ए और सी का मिड पॉइंट है, और ई पॉइंट बी और डी का भी मिड पॉइंट है ना, बी और डी का भी मिड पॉइंट है, और ए और सी का भी मिड पॉइंट है। तो कहने का मतलब है अगर डायगोनल जो है ना उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, दोनों वर्टिसेस AC, ऑपोजिट वर्टिसेस AC, ऑपोजिट वर्टिसेस BD का मिड पॉइंट हो जाए, तो कहते हैं कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम हो जाएगा है ना। कॉन्ग्रुएंसी के फंडे से है ना, ये वाला एंगल इसके बराबर है ना, इन सब फंडों से आप ये सब बातें कर सकते हो है ना। एंगल के थ्रू भी बोल सकते हो, जैसे पैरेलल प्रूव करना होता है तो पता है आपको, ये एंगल प्लस ये एंगल कितना आएगा, 180 आएगा। हम्म,
अब इसमें क्या किया अपन ने, सी पॉइंट से अपन ने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, सी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दिया और इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया। तो आपका जैसे ये साइड ए है ना, ये साइड बी है, ये एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा ना, क्योंकि ये और ये पैरेलल है। तो कितना हो जाएगा, बी साइन अल्फा, बी साइन अल्फा, है ना, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है, तो ये बी साइन अल्फा हो जाएगा। तो आप एरिया निकाल सकते हो ना, एरिया क्या आ जाएगा, ट्वाइस ट्राइंगल ए बी सी का एरिया। एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो आपका ट्राइंगल है ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी है ना, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट आ गए, है ना, क्योंकि आपका तीनों साइड है ना, ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी ना, ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी से ये दोनों कॉन्ग्रेंट आ गए और इन्हीं दोनों का एरिया जोड़ के ए बी सी ए डी सी का एरिया जोड़ के आपका पूरा पैरेललोग्राम बन रहा है। तो इसमें मैंने फॉर्मूला लगा दिया, हाफ बेस इंटू हाइट है ना, हाफ ऑफ बेस तो ए और हाइट कितना हो जाएगा, बी साइन अल्फा, और इसका कर दिया डबल, ठीक है ना, इसका कर दिया डबल, है ना, तो आ जाएगा ए बी साइन अल्फा। जहां जहां साइन अल्फा आता है वहां पर क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपका जैसे अगर ए बी वैक्टर है और ए डी वैक्टर है ना, तो ये आपका आ जाएगा मॉड ऑफ ए बी वैक्टर का क्रॉस विद ए डी वैक्टर। एडजेसेंट साइड का क्रॉस का मॉड आपको पैरेललोग्राम का एरिया देता है, ठीक है। साथ ही साथ यही बात बराबर होगी हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए सी वैक्टर क्रॉस बी डी वैक्टर। ये तो हमेशा सदैव चला आ रहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, ठीक है, रघुकुल रीत सदा सदा चली आई, ठीक है। क्रॉस ऑफ डायगोनल के मॉड का हाफ आपको हमेशा किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया देगा, ठीक है। ये तो क्या ठीक है, एडजेसेंट साइड के क्रॉस का मॉड ये आपको देगा पैरेललोग्राम का एरिया, पर ये तो डायगोनल वाला तो हर एक क्वाड्रिलेटरल के लिए वैलिड है, ठीक है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। बताओ। हाँ बाकी एरिया तो निकाल लिया, पेरीमीटर निकाल लोगे ना, ए है ना, बी बी है ना, ठीक है। तो 2a प्लस 2b आ जाएगा ना, पेरीमीटर, पेरीमीटर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एडजेसेंट साइड। अपन बात करते हैं पैरेललोग्राम के बाद फिर रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल क्या है, स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम है, स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम, जिसमें कि आपका पैरेललोग्राम के तो सारे प्रॉपर्टी होंगे, है ना, एडिशनल क्या होगा, वो होगा एंगल 90, ठीक है, या फिर डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल बराबर हो जाएंगे। बाकी तो फिर अप्लाइड है, मतलब जैसे 90 आ गया ये वाला एंगल है ना, तो 90 अगर आ गया तो आप बोलो कि पाइथागोरस थ्योरम है, अरे तो भाई वो तो 90 में आ ही गया ना, है कि नहीं, वो 90 में अपने आप आ गया, ठीक है, ठीक है। ये एंगल 90, ये ए है, ये बी है, तो डायगोनल अगर सी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये और 90 तो एक ही बात है ना, ये और 90 डिग्री तो एक ही बात है। एरिया कितना आ जाएगा इसके अंदर, एरिया ए इंटू बी आ जाएगा ना, डेल्टा आ जाएगा इसका ए इंटू बी, है ना। थीटा 90 आ गया ना, थीटा आपका क्या है, अल्फा क्या है, सॉरी अल्फा क्या है, 90 आ गया, साइन 91 हो जाएगा। अगला फिगर है रोम्बस। रोम्बस भी स्पेशल केस होता है ना, स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम, केस ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टी होंगी ही होंगी, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा से काम हो जाएगा, ठीक है। वो है डायगोनल्स परपेंडिकुलर, डायगोनल्स परपेंडिकुलर और साइड्स इक्वल, है ना, एडजेसेंट साइड्स इक्वल, या सारी साइड्स इक्वल, एक ही बात है। डायगोनल इज एंगल बाइसेक्टर,
है ना। डायगोनल जो है एंगल बाइसेक्टर होता है ना, ये मैं बता देता हूँ आपको। डायगोनल जो है ना, पैरेललोग्राम बना लिया आपने, अब दो डायगोनल आएंगे आपके ए सी और बी डी। ठीक है, ये दो डायगोनल है आपके ना, ए बी सी डी, है ना, ये दो डायगोनल। एक तो आपके डायगोनल्स जो है परपेंडिकुलर हो जाए तो भी हो जाएगा, किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल परपेंडिकुलर रोम्बस, किसी पैरेललोग्राम के साइड्स इक्वल रोम्बस, किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल एंगल बाइसेक्टर तो रोम्बस। तो ये 90 होता है। डायगोनल तो बाइसेक्ट करेंगे, वो तो पैरेललोग्राम में करते ही है। ठीक है, तो ये आपका D1/2 आधा डायगोनल है ना, यहाँ से आगरा एलिफेंट आधा डायगोनल है ना, बॉम्बे एलिफेंट आधा डायगोनल D2/2। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, और साइड लेंथ सारी ए हो जाएंगी ना, साइड लेंथ सारी की सारी ए हो जाएंगी, ए ए ए ए। तो आप ये साबित करने की कोशिश करो कि अगर डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं, ये एंगल 90 यहाँ पर, तो ये ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। एक बार हल्का सा देखो एक बार, है ना, ये साइड्स इक्वल है ना। अगर ये साइड इक्वल हो जाएंगी तो क्या होगा, साइड साइड, और ये तो मिड पॉइंट है क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम है ही, तो ये लंबाई और ये लंबाई बराबर, और ये कॉमन साइड है ना, तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी से, ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी से ये दोनों ट्राइंगल बराबर आ गए। तो ये है ना, ये एंगल और ये एंगल के आगे बराबर आ गए, दोनों थीटा थीटा हो गए। ठीक है, दोनों थीटा थीटा हो गए। तो इसमें आप ये लिख सकते हो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस D2/D1, है ना, और टू थीटा एक एंगल है, टू थीटा एंगल ऑफ रोम्बस, टू थीटा रोम्बस का एंगल है, तो टेन थीटा आपका D2/D1 हो गया। दूसरा पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पर, ये एंगल 90 है, तो कितना आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, और D2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर बाय 4, D2 स्क्वायर बाय 4। भाई एरिया लिख सकते हो आप, जैसे एरिया आपका यहाँ पर, ये मैं लिख दूँ, हाफ ऑफ आजू बाजू से एरिया डेल्टा हो जाएगा, है ना, हाफ ऑफ आजू बाजू और साइन, है ना, कितना जाएगा, ए स्क्वायर साइन 2 थीटा। इस डायग्राम के चलते ना, इस डायग्राम के चलते एक ही बात है, जैसे यहाँ पर ये पूरा एंगल अल्फा था, वहां तो क्या है, थीटा थीटा 2 थीटा है, यही फॉर्मूला लिखा है ना, ए स्क्वायर, ए और बी बराबर हो गया बस, और क्या है ना, अल्फा और 2 थीटा से। डेल्टा को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, क्योंकि अब ये 90 आ गया ना, ये आपका 90 आ गया, तो ये साइन 90 है ना, ठीक है, 1 आ जाएगा। तो इसका एरिया एक और तरीके से लिख सकते हैं, हाफ ऑफ D1/D2, है ना, हाफ ऑफ D1/D2। पेरीमीटर आपका 4A हो जाएगा, है ना, सारी साइड बराबर है, तो पेरीमीटर आपका 4A हो जाएगा। चले भी आगे, है ना, रेक्टेंगल में एंगल बाइसेक्टर होगा, नहीं, नहीं होता है ना, ये एंगल भी बराबर नहीं होता, ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होते। आप ऐसे देख लिया करो ना रेक्टेंगल में, एक्सट्रीम एग्जाम्पल ले लिया करो, एक्सट्रीम एग्जाम्पल। ठीक, ऐसा ले लो आप। अब बताओ क्या ये एंगल बराबर है क्या, क्या ये एंगल बराबर आ रहे हैं? क्या इतू सा एंगल और इतू सा एंगल बराबर है? नहीं है। थोड़ा एक्सट्रीम एग्जाम्पल लिया करो कि एक साइड बहुत छोटी हो गई, एक साइड बहुत बड़ी हो गई, तो ये एंगल तो जीरो हो जाएगा, ये वाला एंगल, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90, है ना, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर नहीं होते, और ये भी आप खींच दो ऐसे करके ना, तो लेट जाएगा ये, है ना, ये एंगल देखो अगेन जीरो आ जाएगा, ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, और ये आपका 180 हो जाएगा। हाँ जी, आगे स्क्वायर,
स्क्वायर जो है ना दोनों का स्पेशल केस होता है ना। मतलब पहले पैरेललोग्राम आया, पैरेललोग्राम से रूम्बा रूम्बा आया है ना, फिर उसके बाद रेक्टेंगल रेक्टेंगल आया, और रूम्बा रूम्बा और रेक्टेंगल से दोनों से स्क्वायर आ जाता है। ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम से, पैरेललोग्राम के स्पेशल केस है रोम्बस, पैरेललोग्राम का स्पेशल केस है रेक्टेंगल, रोम्बस का स्पेशल केस है स्क्वायर, रेक्टेंगल का स्पेशल केस है स्क्वायर। तो ऑब्वियसली बात है कि पैरेललोग्राम का यस स्क्वायर स्पेशल केस हो जाएगा। तो अगर रोम्बस से अगर अपन स्क्वायर जाना है ना, तो क्या करो, रोम्बस से एंगल 90 कर दो। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल कर दो, डायगोनल्स इक्वल कर दो, है ना, एंगल 90 हो जाए रोम्बस में, या फिर डायगोनल्स बराबर हो जाए, है ना, डायगोनल्स बराबर हो जाए, रेक्टेंगल से साइड इक्वल हो जाए, साइड्स इक्वल, है ना, साइड्स इक्वल हो जाए, और क्या, डायगोनल बाइसेक्ट, है ना, डायगोनल बाइसेक्ट हो जाए। नहीं, डायगोनल बाइसेक्ट नहीं, मतलब डायगोनल क्या कहते हैं, डायगोनल्स परपेंडिकुलर, है ना, या तो साइड्स इक्वल हो जाए रेक्टेंगल की तो वो स्क्वायर हो जाएगा, है ना, या फिर रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप स्क्वायर तक पहुंच सकते हो, है ना। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर सबको पता ही है, स्क्वायर ऐसा होता है, ठीक है, ये 90 है, साइड ए है ना, एरिया आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, रोम्बस वाला फॉर्मूला भी लगा ही सकते हो, है ना, रोम्बस वाला फॉर्मूला भी लगा ही सकते हो, है ना। मान लो ये D1 है, ये आपका D2 है, कितना आ जाएगा, हाफ D1 स्क्वायर आ जाएगा, है ना, क्योंकि D1 D2 बराबर है ना, हाफ D1 स्क्वायर हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि भाई ए स्क्वायर √2a कितना हो जाएगा, √2a आपका डायगोनल आ जाएगा, है ना, क्योंकि ए और डी है ना, D1 D2 बराबर है डी के। पेरीमीटर आपका 4a आ जाएगा, पेरीमीटर इज 4a। जी, अगला टाइटल है ट्रेपीजियम। भाई ट्रेपीजियम में होता है कि कोई दो साइड जो है वो पैरेलल हो जाए, है ना, एनी टू साइड पैरेलल। ठीक है, कोई भी दो साइड जो है वो पैरेलल हो जाए। ठीक है, और ये मैंने जो बनाया है, ये दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, है ना। पैरेलल लाइंस के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस होगा, जैसे इन लाइंस के, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है ए, तो वैसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इनके बीच का डिस्टेंस है एच, और ये आपका ए है ना, ये बी है। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, तो आपको अगर एरिया निकालना है तो आप ऐसे सोच सकते हो, ठीक है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो ए बी सी का एरिया सोच लो ना, ए बी सी का एरिया है, ए बी सी और ए डी सी है ना, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला वो यही एच हो जाएगा, तो हाफ ऑफ ए इंटू एच और हाफ ऑफ, है ना, ये कितना है, बी है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला बी इंटू एच, कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। आपने देखा होगा हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये होता है। ये अगला है काइट फिगर। काइट फिगर एज सच डायरेक्टली काइट नहीं बोलते वो लोग, है ना, वो लोग बता देंगे आपको कि ऐसा ऐसा फिगर है ना। तो काइट फिगर में क्या दे रखा होता है, काइट फिगर में जैसे ए बी सी डी, आपको ये दे रखा होगा वन डायगनल, वन डायगनल डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रेंट पार्ट्स,
एक डायगोनल लें, क्वाड्रिलेटरल को दो कॉन्ग्रेंट पार्ट्स में बांट दिया है ना। एक डायगोनल लें, पूरे डायग्राम को, क्वाड्रिलेटरल को दो कॉन्ग्रेंट पार्ट्स में बांट दिया। वो कैसे बांट पा रहा है? वो ऐसे बांट पा रहा है कि आपका ये लंबाई बराबर, आपका सी बी सी डी के बराबर, और ये आपका कॉमन साइड हो गया, है ना। यानी कि क्या दे रखा है आपको? आपको दे रखा है ए बी और ए डी बराबर है, आपको दे रखा है बी सी और सी डी बराबर है। ये दे रखा है, ठीक है ना, ये दे रखा है। तभी तो आपका ये डायगोनल एसी दो कॉन्ग्रेंट पार्ट्स में बांट रहा है। करें भी, स्टार्ट करें, है ना। तो देखो ये काइट है ना। अब काइट में क्या है कि मान लो मैंने ये लाइन ड्रॉ करी एज एल्टीट्यूड, है ना, मैंने एज अ एल्टीट्यूड ड्रॉ करी है ना, किसकी? ट्राइंगल ए बी डी की। मैंने केवल ए बी डी का एल्टीट्यूड बनाया है, ठीक है, का एल्टीट्यूड बनाया है, ठीक है, केवल ए बी डी का एल्टीट्यूड बनाया है। तो उससे क्या होगा? एल्टीट्यूड से पहली बात ये एंगल 90 होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो एल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर होगा, मिड पॉइंट होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, है ना। ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। फिर मैंने ट्राइंगल सी बी डी का एल्टीट्यूड बनाया, केवल सी बी डी का एल्टीट्यूड बनाया। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एल्टीट्यूड है तो क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो एल्टीट्यूड ऑटोमेटिकली मीडियन बी हो जाएगा। तो यानी कि ये पॉइंट किससे जोड़ना है? बी डी के मिड पॉइंट से जोड़ना है। तो यही लाइन एल्टीट्यूड भी है, मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये एंगल 90 यहां से भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन हो गई, है ना, ये लाइन स्ट्रेट लाइन हो गई। तो अपन इसका एरिया लिखते हैं, है ना। एरिया एरिया आ जाएगा हाफ ऑफ d1 d2, और एंगल कितना है? 90। डायगोनल्स के बीच का एंगल 90। तो काइट फिगर में डायगोनल्स के बीच का एंगल कितना आएगा? 90 आएगा। तो कई बार एक रीजनिंग का सवाल आता है कि आपका एरिया जो है ना वो क्या है? एरिया आपका फिगर का हाफ d1 d2 है। कहां गया रोम्बस? पीछे। एरिया आपका हाफ d1 d2 है, तो क्या रोम्बस होगा क्या? नहीं, काइट भी हो सकता है। बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं जिनमें डायगोनल्स के बीच का एंगल 90 हो और वो रोम्बस ना हो, है ना। तो ध्यान रखना, हाफ d1 d2 का मतलब रोम्बस नहीं होता, काइट भी हो सकता है, ठीक है। बाकी तो आपको दिख ही रहा है कि ये लंबाई बराबर, बाकी तो प्रॉपर्टी वगैरह से आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, है सिंपल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से आ जाएगा चीजें। एंगल बाइसेक्टर मैंने बता दिया कि ये मीडियन है, एल्टीट्यूड है, एंगल बाइसेक्टर है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, चारों वही हो जाएंगे। ये अगला टाइटल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब सर्कल का तो भाई कोई एंड नहीं है, मतलब लिटरली, मतलब सर्कल में आप सोचो कि आपको सारी प्रॉपर्टी में बता दूं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कोई एंड नहीं है, कोई और छोर नहीं है ना। ये सागर है, सागर। सर्कल मतलब सागर, प्रॉपर्टीज का सागर है ये। सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या, ठीक है, ऐसा है। ठीक है, ये है ए बी सी डी, ऐसे डायगनल है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ये वाला एंगल है ना और ये वाला एंगल बराबर है ना। एंगल इन सेम सेगमेंट, कॉर्ड एडी से सेम एंगल बनाए, ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ये ई है ना,
तो आपका क्या होता है, दिस इंटू दिस, है ना, दिल्ली इंटू एलिफेंट, बॉम्बे इंटू एलिफेंट इज इक्वल टू कलकत्ता इंटू एलिफेंट और आगरा इंटू एलिफेंट, है ना, ये बराबर होगा। ठीक है, ऐसा ऐसा होगा। और वो चीज पता है, टॉलमीज थ्योरम है ना, टॉलमीज थ्योरम है ना, टॉलमीज थ्योरम ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, यानी कि ए बी के ऑपोजिट कौन है, सी डी, प्लस बी सी के ऑपोजिट कौन है, ए डी, और ये बराबर आता है आपका ए सी, एक डायगनल दूसरा डायगनल बी डी। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी आईआईटी में नहीं है, ये है ना, आईआईटी के अंदर नहीं है, पर पता हो तो अच्छा है, मैंने एक दो जगह देखा है ना, ये सवाल पूछ लेते हैं, है ना, कुछ इंस्टीट्यूट अपने टेस्ट वेस्ट में। ठीक है, प्रूफ भी नहीं है इसके अंदर, है ना, सिलेबस में अभी तक तो आया नहीं, आने को तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, है ना। तो एक दो और चीजें बता देता हूँ सर्कल में, है ना, वैसे तो सर्कल चैप्टर अपन पढ़ेंगे, है ना, उसमें भी आएगा, सर्कल चैप्टर में भी आएगा। ये दे रखा है अपने को ना, ये पॉइंट पी है, ये क्यू, ये आर, ये एस, ये टी, है ना, तो अपन ने बना दिया, ये एक्सटर्नल पॉइंट से अपन ने दो कॉर्ड बना रखे, एक्सटर्नल पॉइंट से दो कॉर्ड बना रखे, ठीक है, ऐसे तो क्या होगा, पी से, है ना, पी से पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी आर, पी क्यू इंटू पी आर इज इक्वल टू आएगा पी एस इंटू पी टी, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, पी एस इंटू पी टी, और ये सब बराबर होंगे, है ना, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, से आपने यहां से ये टेंजेंट लाइन बनाई है ना, ये टेंजेंट लाइन बनाई आपने, पी एम बोल देते हैं इसको, कितना जाएगा, पी एम का स्क्वायर, ठीक है, पी एम का स्क्वायर, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया था कनेक्शन में, चली गई थी लाइट, चली गई थी अभी तो, आ रही है आवाज वगैरह, आ रही है, सब सही है। हाँ हाँ हाँ, मैं कह रहा था कि भाई दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, और ऐसे इनफाइनाइट आप कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो एक्सटर्नल पॉइंट पी से, जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करेंगे, है ना, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, और ये सब बराबर होंगे पॉइंट पी से आपने जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी है उसकी स्क्वायर के बराबर होंगे, है ना। ठीक है, इसका प्रूफ आपका होमवर्क है ना, है ना, हिंट है सिमिलर ट्राइंगल, है ना, सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, और ये एंगल तो खैर सेम है ही। ठीक है, इससे आपका दिस इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। बाकी ये वाला पी एम स्क्वायर ये अपन सर्कल में करेंगे अपन, है ना, जब सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे तो अपन ये करेंगे। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर आवाज। ठीक है, सर्कल चैप्टर में होगा। ये लिख लिया आप लोगों ने, है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई, अब अपन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो अगला फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है पॉइंट x1 y1 और x2 y2 के बीच में, है ना, ये होता है अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, है ना, ये बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम है ना। ठीक है, अगला टाइटल है सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा सा अपने को हल्की सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। तो जैसे ये पॉइंट है आपके पास, पॉइंट ए है x1 y1,
है ना, पॉइंट बी है, दूसरा पॉइंट x2 y2, और एक पॉइंट है p पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है x, y, और AP और BP, है ना, ये रेशियो AP अपॉन BP, ये रेशियो अपने को दे रखा है m/n, है ना। और आगरा, पंजाब और बॉम्बे कोलिनियर है, यानी कि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। और इंटरनल है ना, ये रेशियो जो है इंटरनल कहते हैं इसको, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का मतलब ये हुआ कि पॉइंट पंजाब जो है वो ए और बी के बीच में कहीं पर है, यहाँ 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 पर है, लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर, ठीक है। लिखो एक बार, तो इसका प्रूफ है ना सिमिलर ट्राइंगल से आता है ना, आगे वेक्टर 3D में भी काम आएगा, ठीक है, क्योंकि अब वेक्टर 3D से काफी दूर नहीं है अपन, है ना, काफी पास है। आप यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, है ना, कहाँ पर, इधर ये एक्स एक्सिस पर, यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए, यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए ऐसे, ठीक है। अब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एंगल है ना, और ये एंगल क्या आएगा, सेम आएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल 90 आ जाएगा, ठीक है, एंगल 90 आ जाएगा। अब अपन क्या बोल सकते हैं, है ना, ये ट्राइंगल है ना, और ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है ना, दोनों एंगल का ये एंगल सेम है ना, ए सिमिलैरिटी, ठीक है। तो ये दूरी कितनी आएगी आपकी, x - x1, ये दूरी कितनी आएगी, x2 - x, ठीक है। तो क्या होगा, इसको अल्फा बोल दे भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का कॉस, तो कॉस अल्फा हो जाएगा आपका x - x1 डिवाइडेड बाय AP। देखो एक बार, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस अल्फा, और यही यहाँ पर अल्फा है, बेस है ना, x2 - x अपॉन कॉस अल्फा, यानी कि कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा, एन या मतलब सॉरी बी, BP, हाँ BP, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, ए रखा है AP अपॉन BP, m/n है ना, AP अपॉन BP, x - x1 डिवाइडेड बाय x2 - x, है ना, इज इक्वल टू कितना है, m/n, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आ जाएगा आपके पास, है ना। मैं आंसर लिख देता हूँ, पॉइंट P यानी कि x, y बराबर आता है आपका, फॉर्मूला याद करने का तरीका ये है कि इसको दूर वाले के पास उचका दो और n को इसके पास, है ना, m इंटू दिस, n इंटू दिस, कितना आएगा, mx2 प्लस nx1, है ना, डिवाइडेड बाय m प्लस n, y के लिए भी सेम है ना, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस, जैसे कॉस लिखा है साइन अल्फा लिख लोगे ना, साइन अल्फा लिख करके आपके पास y आ जाएगा, साइन अल्फा कितना होगा, ये कितना है, इसका y माइनस इसका y, है ना, y - y1 अपॉन AP इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, y2 - y डिवाइडेड बाय BP, निकाल लेना y, है ना, यहाँ से x निकाल लें, ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो अगला है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में ये होता है
कि जैसे आपका एक पॉइंट दे रखा है ए, है ना, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक पॉइंट दे रखा है बी, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, है ना, और एक पॉइंट दे रखा है पी, पी के कोऑर्डिनेट है x, y, है ना। अब आप देख सकते हो ए और बी में है तो तीनों पॉइंट लाइन पर बी पॉइंट अब एक्सटर्नल हो गया है ना, बी पॉइंट एक्सटर्नल हो गया है। तो इसको ऐसे समझो कि मान लो आपको दे रखा है पॉइंट ए यहाँ पर है ना, बी यहाँ पर है ना। अब एक्सटर्नल आपका पंजाब यहाँ पर हो सकता है या पंजाब आपका यहाँ पर हो सकता है। आपको रेशियो दे देगा वो ए पी अपॉन बी पी, है ना, बिल्कुल ऐसे ही देगा, है ना। फर्स्ट पॉइंट ए, सेकेंड पॉइंट बी, है ना, ए पी अपॉन बी पी देगा ऐसे ही, ठीक है। और ऐसा देगा ए पी अपॉन बी पी क्या है, एम अपॉन एन, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे ए पी अपॉन बी पी अगर आपको दिया कि एक्सटर्नल डिवीजन है, एक्सटर्नल मतलब बाहर की ओर, है ना, तो मान लो ये 1/2 दिया, या ए पी अपॉन बी पी मान लो आपको दिया 3 या 7/2 दिया, ठीक है, 1 से बड़ा या 1 से छोटा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर AP अपॉन BP 1 से बड़ा है, AP बड़ा है, AP बड़ा है BP से, तो A अगर यहाँ है, B यहाँ है, तो पंजाब को यहाँ होना पड़ेगा इस तरफ, है ना, क्योंकि AP बड़ा है, BP छोटा है। और अगर AP अपॉन BP हाफ है या 1 से छोटा है, ठीक है, तो पंजाब को कहाँ होना पड़ेगा, BP बड़ा है, AP छोटा है, तो पंजाब को यहाँ होना पड़ेगा AP अपॉन BP। इस तरफ AP छोटा होता है, BP बड़ा होता है, और इस तरफ AP बड़ा होता है और BP छोटा होता है, ठीक है। तो 1 से कम 1 से ज्यादा से आपको आइडिया लग जाएगा कि पॉइंट एक्सटर्नल एक रे पर, है ना, रे क्या होती है, रे ऐसी होती है, ये होती है रे, या तो इस रे पर है या इस रे पर है ना। रे में क्या होता है, रे में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और फिर वो इंफिनिटी तक जाती है, किरण, है ना, किरण, रे, है ना, ऑप्टिक्स में आएगा रे, रे ऑफ लाइट, है ना, वैसे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान ली दे दिया आपको m/n और मान लो वहां लाई कर रहा है, अगेन काम तो वही करने हैं, काम कोई अलग थोड़ा ना करना है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है। और रेशियो में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखो, ठीक है, कि मान लो रेशियो में ऐसा दे रखा है कि ए बी पी दे रखा है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो मान लो ये आपको दे रखा है कि अ, ये मान लो ये आपका 3 और ये 2 है, तो कितने टुकड़े, 5 टुकड़ों में 3 टुकड़े ए बी और 2 टुकड़े बीपी है। तो अगर ए बी अपॉन पीबी ये अपना 3/2 है, समझे, ये रेशियो इंटरनल है, बी इंटरनल पॉइंट है, तो आप इसी को एक्सटर्नल बोल सकते हो। आपका एपी अपॉन बीपी कितना हो जाएगा, नापो, एपी कितना आ रहा है 5, बीपी कितना आ रहा है 2, 5/2, समझे। एक्सटर्नल इंटरनल को आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, अगर पी एक्सटर्नल है तो बी इंटरनल हो जाएगा, है ना, और अगर बी इंटरनल है तो रेशियो 3/2 आएगा, और अगर पी एक्सटर्नल है तो रेशियो 5/3 आएगा क्या, नहीं नहीं 3/5/2 है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल में कुछ खास है नहीं, है ना, ये अल्फा है, ये अल्फा है ना, ठीक है। तो ये लिखना पड़ेगा ना, एपी लिखना पड़ेगा, बीपी लिखना पड़ेगा, तो एपी लिखना पड़ेगा तो कितना आएगा x-x1, और बीपी लिखना पड़ेगा, बीपी लिखना पड़ेगा तो कितना आएगा x-x2 आएगा, है ना, x-x1, x-x2, ठीक है। तो कॉज अल्फा लिखो, है ना, कॉज अल्फा लिखा, कॉज अल्फा कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, बेस कितना है x-x1 डिवाइडेड बाय एपी इज इक्वल टू, बेस कितना है x-x2 अपॉन बीपी, कितना जाएगा x-x1 अपॉन x-x2, एपी अपॉन बीपी वो कितना है m/n, ठीक है। निकाल लोगे यहाँ से, x निकालना है ना, तरीका बताया तो। सबसे पहले लिखो पहला पॉइंट, है ना, पहला पॉइंट लिख लिया, कितना आ रहा है x1 y1, अगला पॉइंट लिखो b, लिखो x2 y2,
रेशियो दे रखा है m/n है ना, ए से है ना, ए से AP अपॉन BP है ना, ऐसे लिख लो। अभी तक वही चल रहा है जो इंटरनल में था। अब बस ये करना है कि आपका n है ना, उसको n की जगह -n कर दो, बाकी सारे कार्यक्रम वही के वही हैं, बाकी सारे कार्यक्रम वही के वही हैं। कितना जाएगा, mx2 माइनस nx1 है ना, डिवाइडेड बाय m-n, ठीक है, my2 माइनस ny1 है ना, डिवाइडेड बाय m-n, ठीक है, ये है डिट्टो सेम, बस आपका डिफरेंट हो जाएगा। बाकी कॉज अल्फा जैसे लिखा है वैसे ही साइन अल्फा भी लिख सकते हो ना, खत्म। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं ना। तो सेंट्रोइड और इन सेंटर देखते हैं, है ना। अगला टाइटल है सेंट्रोइड इन सेंटर। तो एक ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं अपने को, है ना, ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं। अपने को बताना है सेंट्रोइड के वर्टिसेस क्या होंगे। तो सेंट्रोइड जो है मीडियंस का इंटरसेक्शन होता है ना। अपन ने मीडियन ड्रॉ किया, है ना, ये एक मीडियन, ये अगला मीडियन, ये अगला मीडियन है ना, ये मीडियन ड्रॉ कर दिए, है ना, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ठीक है, ये बराबर, ये बराबर और ये बराबर, ये जी है। ये 2:1 होता है ना, यहाँ से भी 2:1, यहाँ से भी 2:1, यानी कि ए जी अपॉन डी जी, ये 2 अपॉन बनाएगा ना, बी जी अपॉन जी ई, ये भी 2:1 आएगा, और सी जी डिवाइडेड बाय एफ जी, ये भी आपका 2:1 आएगा, ठीक, ये दोनों 2:2 आएंगे। मिड पॉइंट के लिए क्या होगा, मिड पॉइंट के लिए रेशियो आएगा 1:1, है ना। तो एम और एन का वैल्यू मिड पॉइंट के लिए कितना आएगा, 1:1 आ जाएगा। मिड पॉइंट का मतलब सेम रेशियो। अब आप 2:2 मत कर देना उसको, है ना, मिड पॉइंट है तो सर 2:2 ले लूँ, 3:3 ले लूँ, एक ही बात है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो ए पॉइंट दे रखा है अपने को x1 y1, ये तो लाइट बहुत ज्यादा आ जा रही है, x2 y2 x3 y3, ये पॉइंट आ जाएगा आपका डी पॉइंट, x2 प्लस x3 है ना डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y3 है ना डिवाइडेड बाई 2, है ना। मिड पॉइंट का मतलब है 1:1, है ना, मिड पॉइंट का मतलब है 1:1। ठीक है, अब ऐसे सोचो कि आपका ए लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, ए क्या लिखा है x1 y1, दिल्ली लिखा है x2 प्लस x3 अपॉन 2, है ना, और पूरा लिखने की क्या जरूरत है ना। ये क्या लिखा है, 2:1, 2:1, कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस, 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस, कितना जाएगा आपका, है ना। देखो 2 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कट जाएगा, है ना, कितना आएगा, सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई 3 कॉमा सिग्मा वाई आई डिवाइडेड बाई 3। सेंट्रोइड काफी हद तक एवरेज जैसा ही होता है ना, मीन पोजीशन भी कहते हैं कई लोग इसको, सेंट्रोइड को मीन पोजीशन
या सेंटर ऑफ मास से भी जोड़ सकते हो इसको, है ना, मीन पोजीशन, सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास से जोड़ सकते हो, गिवन कि हाँ मतलब वही मास डेंसिटी जो होती है यूनिफॉर्मली डेंसली मास है, तो आप सेंट्रोइड पे उंगली रख करके पूरे ट्राइंगल को उठा सकते हो, अगर ट्राइंगल एक प्लेनर फिगर है और, है ना, डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है। इन सेंटर होता है एंगल बाइसेक्टर से जो बनता है लिख लिया आपने, है ना, ये जी के कोऑर्डिनेट है ना, ये जी के कोऑर्डिनेट है सेंट्रोइड के, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। हाँ जी, सेंट्रोइड वो इन सेंटर पर आते हैं, बट है ना, इन सेंटर पर। तो अपन ने सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में देखा था, है ना, जैसे ए बी सी है, तो आपका जो एंगल बाइसेक्टर है, तो ये आपने एंगल बाइसेक्टर बनाया, ये एक और एंगल बाइसेक्टर, ठीक, और ये एक और एंगल बाइसेक्टर। तो अपन ने लास्ट चैप्टर में देखा था कि बी डी अपॉन सी डी, है ना, बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, है ना, और ए बी कितना आ गया सी और ए सी कितना आ गया बी, है ना, सी के सामने सी, बी के सामने बी, तो ये भी कितना आ जाएगा सी अपॉन बी आ जाएगा। तो मान लो आपको डेटा ये दे रखा है कि आपको ट्राइंगल की वर्टिसेस दे रखी है ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3, आपको ट्राइंगल की वर्टिसेस दे रखी है, तो यहाँ तो आपको साइड लेंथ निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये तो सेक्शन फॉर्मूला बन रहा है, सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर सिंपल था, 1:1 था, है ना, पर यहाँ पर अपनी साइड्स का रेशियो, तो साइड लेंथ निकालनी पड़ेगी, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेना है, ए बी यानी कि आपका सी जो है वो बराबर आएगा √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक, और इसी तरह से आप ए सी निकाल लेना, ए सी बी आ जाएगा, वो भी √ जो भी आएगा, है ना, साइड लेंथ से अगर आपको वर्टिसेस से स्टार्ट करना है तो साइड लेंथ निकाल लेना, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि साइड लेंथ जरूर निकाल लेना, है ना, जरूर निकाल लेना, जरूर साइड लेंथ निकाला करो, ठीक है ना, अगर वर्टिसेस दे रखे हैं 2D में तो साइड लेंथ जरूर निकाला करो, उससे क्या है, स्पेशल ट्राइंगल तो नहीं है, जैसे आइसोसेलेस तो नहीं है ना, इक्विलेटरल तो नहीं है ना, या फिर राइट ट्राइंगल तो नहीं है ना, ये पता चल जाता है, तो फिर अपन यूजुअल मेथड से नहीं जाएंगे, फिर इसके अंदर फिर अपने को कुछ रिजल्ट वगैरह जो है वो याद रहेंगे। C/B कैसे आया गुलाटी साहब, आंटी जी करा तो दिया है, वो क्या कहते हैं लास्ट चैप्टर में, अरे तकलीफ तो बहुत है गुलाटी साहब, तकलीफ तो बहुत है लाइफ में, है ना, वो नहीं पढ़ रखा, वहां से वो नहीं पढ़ रखा, मैं लेट ज्वाइन किया हूँ, है ना, कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कवर अप कर लोगे आप, एक तो बच्चों को ये भी समझाने में दिक्कत है, कवर अप हो जाता है, बस बाकियों से थोड़ा स्पीड और कंसिस्टेंसी थोड़ी बेटर रखनी पड़ती है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं ना, तो डी पॉइंट निकालते हैं, तो डी पॉइंट आता है आपका दिस इंटू बी इंटू दिस और सी इंटू दिस, तो कितना जाएगा, डी पॉइंट आएगा C(x3) प्लस B(x2) अपॉन C+B, और वैसे ही y कोऑर्डिनेट है ना। अब अपना ये मान लो आई है, इन सेंटर आई है, ठीक है, तो आपका ये जो लाइन है ना, ये ट्राइंगल ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी में, ए बी डी में बाई इज एंगल बाइसेक्टर, बाई इज एंगल बाइसेक्टर। बाई से याद आया, मैं बताया तो आप लोग को, आप लोग आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है ना, हमारी सोसाइटी में कल डिस्कशन चल रहा था, डेमोक्रेटिक डिस्कशन था, काफी काफी डेमोक्रेटिक, कोई कैपिटलिस्ट जैसा कोई डिस्कशन नहीं था कि प्रेस के चार्जेस, है ना, ये वो लोग हैं, है ना, जो क्लब हाउस के एसी के लिए हंगामा कर देते हैं, प्रेस के चार्जेस क्या होंगे, है ना, तो लेडीज डिस्कशन कर रही थी कि क्या कहते हैं, शर्ट का कितना होगा, है ना, मेरे हस्बैंड की शर्ट है ना, वो मैं तो प्रेस करूंगी नहीं कभी जिंदगी में, है ना, तो वो उसका चार्जेस कितना होगा, उस पर कैप लगाना पड़ेगा। हम्म ये बहुत ज्यादा ही मनमानी कर रहे हैं ये लोग।
ये डिस्कस चल रहा था। और वो पैंट होती है, पैंट पे पैंट का कितना वो होगा, क्या कहते हैं, प्रेस करने का, धुलाई का भी, हाँ धोना भी तो होता है ना, डायरेक्ट प्रेस नहीं, मैं तो भूल जाता हूँ। पैंट को धोने के बाद उसका फिर क्या कहते हैं, वो प्रेस होता है, तो धुलाई का भी चार्जेस, दैट वाज आल्सो अंडर डिस्कशन, सीरियस डिस्कशन। फिर कुछ तो खाने बनाने के बारे में झाड़ू पोछा, झाड़ू पोछे के अंदर वो जो डस्टिंग होता है, उस पे तो भाई अरे रा रे 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 रे, डस्टिंग वीकली होगा कि मंथली होगा कि बाई वीकली होगा, इस पे भी बड़ा। तो तुम लोग भाई अच्छे से पढ़ना, ठीक है, अगर तुम्हें शहर में रहना है, ठीक है ना, अगर तुम्हें गांव में रहना तो बात और है, गांव में खर्चे नहीं है। गांव में तो तुम अभी देखा था वो मजदूरों के हाथ पैर बांध के उनसे काम करा रहे थे फ्री में, ठीक है ना, गांव में तो पता नहीं चलता। यहाँ नोएडा में कैसे करेंगे ये सब, कि 10 मजदूर लाए उनसे क्या कहते हैं, बंधुआ मजदूरी करवा रहे हो, ठीक है ना, वो सब गांव में चल जाता है। तो शहर, अच्छे शहर में रहना है ना, यू वांट टू गो टू पार्टी, है ना, तो 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 आई थिंक एक मेड है, एक एक्ट्रेस है, उसके घर पे मेड काम करती है, उसका रेट बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, साफ सफाई का, खाना बनाने का 10,000 रुपये पर आवर। ये है तो चूज योर करियर वाइजली, है ना, 10,000 रुपये पर आवर साफ सफाई का मिल रहा है बॉम्बे में, ठीक है ना, देख लेना भाई। हम्म। अंबानी नहीं है, एक्ट्रेस है, कलाकार है, अंबानी का तो लेवल अलग है, ठीक, वहां तो बात मत करो, ठीक, वहां का एक्सपीरियंस मिल गया तो तुम पीएम वीएम के यहाँ तुम जॉब वॉब लग जाएगी। एक मैं जानता हूँ, हमारे घर में रहते थे वो, है ना, टेनेंट थे, ठीक है ना, तो वो रामबाग में काम करते थे, रामबाग में शेफ थे, अच्छे अच्छे कुक थे ना, शेफ या कुक आई डोंट नो, मतलब कुक थे, इतना तो मुझे पता है कि कुक थे, रामबाग, जयपुर के अंदर है रामबाग, है ना, जयपुर के अंदर। प्रेसिडेंशियल सूट का मत पूछो कितना है, ठीक है, आई डोंट नो, मतलब मेरे को तो, मैं लंच वंच के लिए गया था तो 25-30 हज़ार का बिल आया था, ये लंच का बिल है ना, लंच का 25 हज़ार बिल आया था, 2 लोग, ओनली 2 लोग। ठीक है, ये रामबाग का रेट है, इट्स अ 5 स्टार, ये ब्रेन लारा और ये क्रिकेटर्स हैं, एसएमएस स्टेडियम के ठीक सामने है रामबाग। हम्म, अच्छा रेस्टोरेंट है, अच्छा बढ़िया है सब, बिल्कुल रॉयल मतलब टाइप है। खैर, वो कुक को जापान का पीएम ले गया कि तुम हमारा कंट्री चलो, तुम बहुत अच्छा हो, ये सब जानते हो, हमको ये सब चाहिए होता है, तो ऐसा है, ये नौकरी कैसे मिलती। अरे ये सब देखो ना, ये कुक बन गया, फिर उसको पीएम प्राइम मिनिस्टर लेके चला गया एक कंट्री का, है ना, और वो पूरा फैमिली को सेटल वेटल सब कर दिया उसने, टंटा ही खत्म। चलो रे ट्राइंगल बनाओ, बट हाँ भाई ये ट्राइंगल है, देखो इसके अंदर देखो, ये एंगल बराबर बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तो आप जो फंडा है ना कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, वो यहां पर भी लगा सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस लंबाई की, है ना, किस लंबाई की, इस लंबाई की, ठीक है, इस लंबाई की, है ना, क्यों, क्योंकि ए बी, दिस अपॉन दिस, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी, है ना, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, ए आई अपॉन डी आई, है ना, ऐसा आएगा, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस आएगा। अब बादशाह, मैं छोटी सी एक बात बता रहा हूँ, मान लो एक 10 मीटर का कपड़ा है, 10 मीटर का कपड़ा है, ठीक है, इसको अपन ने बांटा 2:3 के रेशियो में ना, 10 मीटर के कपड़े को 2:3 में बांटना है, तो कितना आएगा, 10 × 2/2 + 3, एक टुकड़ा ये हो जाएगा और एक टुकड़ा हो जाएगा 10 × 3/3 + 2। ये गणित आती है क्या अपने को, अगर एक कपड़ा है 10 मीटर लंबाई है, उसको बांटना है राधे मोहन और मोहन श्याम में, तो राधे मोहन को मिल जाएगा इतना कपड़ा, मोहन श्याम को मिल जाएगा इतना कपड़ा, ठीक है, ऐसा होगा ना, ठीक है, ये आ जाएगा ना। हाँ, तो अब भाई क्या है, ये लंबाई है, सॉरी, ये लंबाई है ना, कितनी है, ए, ये पूरी लंबाई साइड लेंथ ए है, इसके 2 टुकड़े हैं C/B, तो ये वाला टुकड़ा कितना होगा, ये वाला टुकड़ा हो जाएगा, आगरा के 2 टुकड़े करे हैं, रेशियो है C/C+B आ जाएगा, ठीक है। ए बी, ए बी भाई कितना है, ए बी तो खैर है अपना सी, और बी डी है ना, बी डी अभी ताजा ताजा आया, कितना आया, AC/C+B, सही है, कलकत्ता से कलकत्ता कट गया, कितना जाएगा, C+B/A आ जाएगा, C+B/A, ठीक है। तो अब लिखता हूं मैं, पॉइंट ए लिख रहा हूं, आई लिख रहा हूं, दिल्ली लिख रहा हूं, ए की तरफ से कितना है, ए की तरफ से C+B है, बी की तरफ से कितना है, ए, सॉरी दिल्ली की तरफ से कितना है, ए है ना,
तो सी प्लस बी इंटू दिल्ली, ए इंटू ए, है ना, सी प्लस बी इंटू दिल्ली। तो इसको सी प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है और इसको ए से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है ए प्लस बी प्लस सी से। ठीक है, तो आता हुआ दिख गया होगा आपको ना, आई का कोऑर्डिनेट, सुंदर ब्यूटीफुल। मदर नेचर ने कितना सिंपल सरल बनाया, आप लोग याद कर पाओ, ए एक्स वन, बी एक्स टू, सी एक्स थ्री। अरे मुन्ना याद कर ले, मुन्ना आराम से याद कर ले। नीचे देखो पेरीमीटर लिखा हुआ है ना, ए वाई वन, है ना, फुर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, नेचर ने चीजें बनाई तो वंडरफुल है। हम्म, पर बच्चे इतना भी नहीं करते। कितना आसान है याद करना, देखिए आप। हम्म, बहुत आसान है। टड़ टड़न 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 टन। अभी आई वन आई टू आई थ्री के कोऑर्डिनेट है ना, आई वन आई टू आई थ्री के कोऑर्डिनेट है ना। जैसे आई होता है वैसे आई वन आई टू आई थ्री होता है। हल्का सा बताया था। अरे हल्का सा बताया था क्या एसओटी में। जैसे भाई ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ये जो है ना आई, ये तो इस सर्कल का सेंटर है ना, ये तो इस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, आई जो है इस सर्कल का सेंटर है। आई वन जो है इस सर्कल का सेंटर होता है। आई वन जो है इस सर्कल का सेंटर होता है। आई वन इस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, कैसे बनता है आई वन? आई वन बनता है जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है ना, बी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, बी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ना, वहां से बनता है। तो ये एंगल अगर बी है तो एक्सटर्नल एंगल कितना आएगा, 180 माइनस बी। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इसका आधा यानी कि 90 माइनस बी बाई टू। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस सी बाई टू, है ना, ऐसा आएगा। ये पॉइंट आई वन है ना? और ऑब्वियसली बात है कि भाई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल आएगा आपका ए बाई टू, है ना। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए, सेंटर से जोड़ोगे तो क्या आएगा, एंगल बाइसेक्टर आएगा ना। बनाओ भाई। कर लिया, है ना। अब डायग्राम जब गंदा हो ही गया है, तो थोड़ा और सही है ना। हाँ जी, एक आपका यहाँ पर जो सर्कल आएगा ऐसे करके, इसकी इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस बी के सामने आई टू, है ना, और एक आपका यहाँ पर एक सर्कल बनेगा। ठीक है, वो कितना आएगा, आई थ्री आएगा, है ना, उस सर्कल का सेंटर। ठीक है, बनाना चाहो तो हल्का सा बना देना, अगर ज्यादा गंदा नहीं हो रहा तो। ए के सामने वाला आई वन, बी के सामने वाला आई टू, सी के सामने वाला आई थ्री, है ना। ए के सामने आई वन, बी के सामने आई टू, सी के सामने आई थ्री। तो जैसे आई का कोऑर्डिनेट आया ना आपका, आई का कोऑर्डिनेट ही आया है ना, आई का कोऑर्डिनेट, वैसे आई वन का कोऑर्डिनेट आता है। ठीक है, अभी फंडे लगाएंगे अपन। लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक? इस पेज को मैंने कॉपी कर लिया है।
अब मैं डायग्राम को दोबारा बना रहा हूँ, क्लीन डायग्राम बना रहा हूँ, है ना, क्लीन डायग्राम। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये I1 है, ठीक है। और ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ना, ये वाला एंगल बाइसेक्टर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ना, BI है ना, ठीक है, ओके। तो अपन अभी थोड़ी देर में प्रूव कर देंगे ये, या ऐसा करो वो होमवर्क कर लो इसको, है ना, इतना करने की जरूरत नहीं है ना। ठीक, ये पॉइंट है A B C, है ना, D और E, ठीक है, ऐसा। तो ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, 90 माइनस A/2, है ना। ये वाला एंगल भी कितना है, 90 माइनस A/2। ये एंगल कितना है, A/2, है ना। और ये एंगल भी कितना है, A/2। तो अपन अभी साबित कर देंगे कि जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि BC बेस है ना, B के सामने B, C के सामने C, तो BC बेस है। ये इंटरनल वाला तो प्रूव किया था कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अपन ये प्रूव कर देंगे कि BE अपॉन CE, है ना, ये होता है सेम रेशियो, है ना, कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू C अपॉन B इज इक्वल टू, और अगेन BD अपॉन CD। अपन ने अभी प्रूव किया था SOT में, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अपन प्रूव करेंगे दिस अपॉन दिस, है ना, BE अपॉन CE भी वही रेशियो है, BE अपॉन CE भी वही रेशियो है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है ना, ये आप ट्राई करिएगा, मैं हिंट देता हूं आपको। ये तो हो चुका है ना, ये वाली चीज तो डन हो चुकी है ना, ये करना है, होमवर्क है, और ये आपका साइन रूल से हो जाएगा। दो ट्राइंगल देख लेना जिसमें आपकी साइड लेंथ आ जाए बी आ जाए और सी आ जाए। दो ट्राइंगल ढूंढ लेना जिसमें एक में साइड लेंथ बी हो और एक में साइड लेंथ सी हो, है ना, कर लोगे। बस डिवाइड करना है, खेल खत्म, है ना। साइन रूल होता है ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। हाँ जी, वापस आते हैं अपने इस प्रश्न पर कि आई के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाएं। तो आपने अभी तक ये देखा कि आपका जो ए बी डी था, ए बी डी, उसमें आई इंटरनली डिवाइड कर रहा है। आई ने क्या किया, इंटरनली डिवाइड किया। डी के तो कोऑर्डिनेट आ गए थे, डी के कोऑर्डिनेट कितने आ गए थे, x2 x3 bx2 cx3 अपॉन b प्लस सी, ठीक है, डी के कोऑर्डिनेट आ चुके थे। अब जैसा कि देखा अपन ने कि दिल्ली ने बेस ट्राइंगल के बेस बीसी को डी ने इंटरनली डिवाइड किया, और बेस बीसी ट्राइंगल के बेस बीसी को डिवाइड किया ई ने एक्सटर्नली। तो यही तो है, ट्राइंगल ए बी डी में बी आई इंटरनली डिवाइड कर रहा है और BI1 एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना। ट्राइंगल ए सॉरी हाँ ए बी डी में BI इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, और BI1 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। तो इस वजह से जब आप ए और डी लिखोगे, ए के कोऑर्डिनेट लिखोगे x1 y1, और डी के कोऑर्डिनेट लिखोगे bx2 प्लस cx3 अपॉन b प्लस सी, है ना। तो आई तो डिवाइड करेगा इंटरनली किस रेशियो में, जो अभी देखा अपन ने ना, जो अभी अपन ने देखा इंटरनली कौन सा रेशियो, C प्लस बी इज टू ए, C प्लस बी इज टू ए, और ये करेगा C प्लस बी इज टू ए में एक्सटर्नली, यानी कि I1। तो जब डिनोमिनेटर आता है एक्सटर्नल में कितना आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, I1 के कोऑर्डिनेट आते हैं माइनस AX1 BX2 CX3 डिवाइडेड बाय माइनस A प्लस B प्लस सी, वाई भी माइनस AY1 प्लस BY2, है ना, ऐसे। I2 सिमिलरली क्या होता है, I2 में
आपका ए एक्स वन आएगा, बी नेगेटिव के साथ आएगा और सी एक्स थ्री आ जाएगा अपॉन ए माइनस बी प्लस सी। और आई थ्री में आपका ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू माइनस सी एक्स थ्री आएगा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, और सेम आपका वाई में। लिख लो भाई, कोई डाउट हो तो बताना।
भाई कोई डाउट इस चीज के अंदर? भाई इस चीज में कोई डाउट है? ये I1 I2 I3 आएंगे? ठीक है, ये आप कर लेना ट्राई, है ना? अगर आपने कर लिया अभी तो कर लो इसको, है ना? साइन रूल लगाना है। हाँ बोलो, BI1। हाँ एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, क्योंकि आपका इंटरनल एंगल अभी भी वही है जो ट्राइंगल ABC का इंटरनल एंगल है? अरे भाई डायग्राम बताया ना अभी, यहाँ देखो, ये आपका ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल ABD है, दोनों का इंटरनल एंगल सेम है B। ठीक है, और एक्सटर्नल एंगल क्या होता है? आप देखो, आपने ये लाइन ड्रॉ करी, ये B आ गया, तो ये पूरा कितना आ गया यहाँ पर? 180 माइनस B आ गया ना, ये एंगल 180 माइनस B है। फिर आपने ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे आपने सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए, ये और ये, फिर आपने सेंटर से लाइन जोड़ दी, तो ये एंगल बाइसेक्टर बन जाएगी यहाँ पर। इस जगह पर ये एंगल कितना आएगा? इसका आधा, वो कितना हो जाएगा? 90 माइनस B/2। यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल कितना आ जाएगा? 90 माइनस C/2 आ जाएगा। ये C, ये 180 माइनस C, ये 90 माइनस C/2। ठीक है, तो ये दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर से बन रहा है और ये भी एंगल बाइसेक्टर है। ये सब एसओटी में देखा था ना, ये वाला डायग्राम। ये लंबाई आ गई थी ना सेमी पेरीमीटर, यहां से यहां तक ये सेमी पेरीमीटर आ गया था, है ना? ये सेमी पेरीमीटर आ गया था। हाँ ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना ये सब फॉर्मूला, ठीक है। भाई ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर जो है ना, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर, ये लाइन की इक्वेशन निकाल के ज्यादा बेटर आते हैं। ठीक है, लाइन की इक्वेशन निकाल के आते हैं। अब इक्वेशन अपने को दे रखा है 2a, 4a, 2a, 6a और 2a प्लस √3a, 5a। इसका अपने को बताना है इन सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इस ट्राइंगल के इन सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है? -2, -1, 1, 0, 4, 3, 1, 2, है ना? ये पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हैं, है ना? ये बात ट्रू है या फॉल्स है? -2, 8, 4, 5, 7, -1, 1, है ना? ये रेक्टेंगल की वर्टिसेस हैं, है ना? ये बात ट्रू है या फॉल्स है? प्रूव दैट -1/14, 39/14 is circum center of ट्राइंगल ABC। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1, 1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, 3 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2, 2। भाई इन सेंटर के कोऑर्डिनेट ऐसे डायरेक्टली मत निकालने लग जाना, है ना? इन सेंटर के कोऑर्डिनेट अपने को निकालने, पहले ट्राइंगल की साइड लेंथ निकाल लो, है ना? तो ट्राइंगल की पहले साइड लेंथ निकाली, ट्राइंगल की साइड लेंथ निकाली, है ना? तो इसको मान लिया अपन ने ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, है ना? ए बी का लंबाई कितना आ रहा है ना? ए को पॉजिटिव मान सकते हो, है ना? ए बी का लंबाई, तो दिस माइनस दिस कितना आ गया? 2a आ गया, है ना? BC का लंबाई कितना आ गया?
भाई √3 a का स्क्वायर आ रहा है ना, तो 3a² हो जाएगा, और 6 और 5 का कितना आ जाएगा a², तो ये कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा। ए बी बी सी सी है, तो 2a, ये अगेन 3a² आ जाएगा, 4a और 5a का a² आ जाएगा, तो कितना आ गया 2a। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होगा आपका, है ना, एच जी ओ आई सेम हो जाएंगे ना, यानी कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर और इन सेंटर सेम होते हैं ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेम होते हैं। तो हमारे लिए सबसे आसान होता है ये निकालना, है ना, सेंट्रोइड, यानी कि इसका x1 x2 x3 अपॉन 3 कर दो, तो कितना आएगा 4a प्लस √3a/3 आएगा, और 4 6 10 15, 15/3 कितना आ जाएगा 5a आ जाएगा। ये आपका इन सेंटर आ गया। सेंट्रोइड ही इन सेंटर है ना, सेंट्रोइड ही इन सेंटर है, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर सब सेम है। भी अगला है ना, पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हैं क्या, तो अपन क्या करें भाई, एक तो ऑर्डर में देता, ऑर्डर में देना जरूरी यानी कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, डी कौन सा है ना, तो जनरली ऑर्डर देगा ए बी सी डी। पता चला ये दोनों डायगनल नहीं है, ये दोनों डायगनल नहीं है, ये दोनों एडजेसेंट है ना, ऐसा नहीं करेगा वो, ऐसा नहीं करेगा, है ना, ऐसा नहीं करेगा। तो भाई ए और सी का मिड पॉइंट देखो कितना आ रहा है, पहली और तीसरी का मिड पॉइंट कितना आएगा -2 और 4, 2, 2/2 कितना आएगा 1, -1 और 3 जोड़ो कितना आएगा 2, 2/2 कितना आएगा 1। बी और डी का मिड पॉइंट, बी और डी का मिड पॉइंट कितना आ रहा है 1 1, सही है, 1 + 1/2, 0 + 2/2, ठीक है, यस पैरेललोग्राम है, ठीक है। एक और तरीका देख सकते थे अपन, साइड लेंथ निकाल लो, जरूरत नहीं है वैसे, साइड लेंथ निकाल लो, साइड लेंथ यानी कि ए बी और सी डी ये सेम है क्या, फिर बी सी और ए डी, है ना, ए बी पहला और दूसरा इनका कितना आ रहा है 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √10 आ रहा है, सी डी 4 और 1 3 3, ये भी √10 आ रहा है, बी सी सेकेंड और थर्ड ये आ रहा है 9 और 9 18, ए डी 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है ना 18, है ना, तो सही है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गए तो पैरेललोग्राम हो गया, है ना, तो ऐसे भी कर सकते हो, ऑपोजिट साइड्स इक्वल पैरेललोग्राम। अभी तीसरा, ये रेक्टेंगल है कि नहीं है, तो पहले पैरेललोग्राम चेक कर लो, है ना, पैरेललोग्राम चेक कर लेते हैं। पैरेललोग्राम के लिए डायगोनल बाइसेक्ट वाली कंडीशन, तो पहला और तीसरे का मिड पॉइंट 2 + 5 7/2, है ना, ए और सी का मिड पॉइंट देख रहे हैं, -2 और 5, -2 और 7 5/2, ठीक है। बी और डी का देख रहे हैं, बी और डी का कितना आएगा 8 -1 7/2, 4 और 1 5 5/2, सही है। अब तक हम पैरेललोग्राम पे आ चुके हैं, पैरेललोग्राम तो ये है ना, पैरेललोग्राम ये है। अब पैरेललोग्राम के बाद आप कई तरीकों से देख सकते हो, है ना, एक तो 90 डिग्री है, एक डायगोनल्स इक्वल है, तो डायगोनल्स इक्वल है तो एसी का लंबाई निकाल लूं, एसी का लंबाई निकाल लेता हूं। एसी का लंबाई कितना आ रहा है 2 और 5 3, 3 का स्क्वायर 9, -2 और 7 9, 9 का स्क्वायर 81। बी डी, बी डी कितना आएगा 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर 81, 4 -1 3, 3 का स्क्वायर 9, सेम आ रहा है ना, यस रेक्टेंगल आ गया। एक आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते थे, जैसे एसी है आपके पास, एसी है तो आप ए बी और बी सी निकाल लो, उनका स्क्वायर चेक कर लो, तो ए बी निकाला, ए बी कितना आ रहा है 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, भाई 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर √72 आ गया। बी सी निकाला 8 -5, 8 -5 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 -4 9 और 9 18, चेक करो भाई क्या ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर
क्या AC का स्क्वायर आ रहा है क्या? उससे भी 90 डिग्री आ जाएगा, है ना, उससे 90 डिग्री आ जाएगा। आ रहा है, चेक करना, आ रहा है ना। 72 प्लस 18 कितना आएगा? 90। और 81 प्लस 9 कितना आ जाएगा? 90। यस, ये भी करेक्ट है ना, 2। तो यहाँ पर दिख गया 90 डिग्री आएगा, पैरेललोग्राम के बाद 90 मतलब रेक्टेंगल। भाई सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर होता है वो सर्कल, ठीक है, ये ओ है ना, ये ABC, ठीक है, तो ये ओ ए ओ बी ओ सी क्या है? बराबर आएंगे, है ना। तो आप अगर ये ओ है तो चेक कर लो इसका ना, ओ ए निकाल लो, ओ ए कितना आ रहा है, ओ ए ओ बी ओ सी, ये तीनों बराबर आ रहे हैं तो हो जाएगा। तो 1 + 1/14 कितना है? 15/14, उसका स्क्वायर कितना आएगा? 225। 14 का स्क्वायर कितना आएगा? 196। 39 - 14, 39 - 14 25, 25 का 625 अपॉन 14 का स्क्वायर 196 का लूट। भाई दिस माइनस 2, 28 + 1 29, 29 का स्क्वायर होता है 841 डिवाइडेड बाय 196। 3 - 42 - 39, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 196। -2 - 14 27, 27 का स्क्वायर होता है 729 डिवाइडेड बाय 196 प्लस 2 + 28 है ना, 11 का स्क्वायर होता है 121 डिवाइड बाय 196। आ रहा है क्या भाया? सेम 850 850 850 सही है। ये बराबर आ रहे हैं। यस, तीनों डिस्टेंसेस बराबर आ रहे हैं, हेंस प्रूव्ड। वेटेज डिस्कस करना था। हाँ हाँ, तो भी टाइम कम हुआ है, टाइम हो गया क्या? कितने घंटे का क्लास होता है ये? चलो कर लेते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट, वैसे नया टॉपिक है ना, ठीक है। तो अगला टाइटल है हार्मोनिक कॉन्जुगेट, है ना, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो एक बार अपन आज टोहो ले लेते हैं ना, दुश्मन की टोह ले लेते हैं। टोह ले रहे हैं दुश्मन की, हो। जैसे विभीषण को क्या भेजे थे? 2 भेजे थे ना उसने, रावण ने 2। वैसे अपन रावण नहीं है, लेकिन अपन चालाक हैं अच्छे खासे ना, ठीक है। तो आज ही मैं ना चेतन भगत का एक इंटरव्यू देख रहा था। चेतन भगत का कहना था, मैं आपको बताता हूँ क्या कहना था उनका, समराइज कर देता हूँ आपके लिए। चेतन भगत ने ये कहा कि आईआईटी में जो ना, आईआईटी में कोई तुर्रम खा नहीं बैठते। मतलब पूरा बैच जैसे 700 800 का था, हमारा शायद 650 का था। उसका बैच, वो मेरे से बहुत सीनियर है, उसका 300 का बैच था, हमारा 650 का था। 650 का बैच था, तो उसमें से उसका कहना है ये 3 होते हैं जीनियस, रामानुजम टाइप्स, मतलब देखते ही समझ में आ गया, सपने आ रहे हैं ना वो सब, ठीक है। बाकी सब, बाकी सब जितनी भी जनता है, आउट ऑफ 650 में से 643, सॉरी 647 है ना, आउट ऑफ 650, 647 को जो भी हिंदी में बोलते हैं, ये बस कंसिस्टेंट है, हम्बल कंसिस्टेंट, और कुछ नहीं, कोई जीनियस वीनियस कुछ नहीं है। बाकी सब लोग, ठीक है ना, सिंपली कंसिस्टेंट है, हार्ड वर्किंग कंसिस्टेंट पीपल, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। ये उसका कहना है, जो खुद सक्सेसफुल है, और वो सही कह रहा है वो। हमारे केस में भी मुझे जहां तक याद है कि या तो आप किसी आइडिया पे वर्क करो, रिस्क लो, ठीक है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी है कि हाँ ठीक है मुझे नौकरी नहीं करनी है, मैं कर लूंगा। तो जिसने ये रिस्क ले लिया, जिसका बैकग्राउंड ठीक है, मतलब खाने पीने के वांदे नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है ना पेरेंट्स की, बच्चा कमाएगा तभी रोटी आएगी, है ना, वैसी नहीं है ना हाल, तो फिर आप बढ़िया कर जाओगे, ठीक है ना, ठीक है, तो आप अच्छा कर रहे होगे। और जैसा कि मैं काफी केसेस में देख भी रहा हूँ, बाकी सब जनता क्या है, अच्छा नौकरी कर रही है, कमा खा रहे हैं, और क्या है ना, गाड़ी ले लिया, बंगला ले लिया, फिर और बंगले ले लिए, यही सब है ना, मतलब वही बोरिंग लाइफ, ठीक है, कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं। चलो, तो अब आपके सिलेबस पर आते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो अभी आपका क्या क्या हो गया है? लॉग हो गया है, देखो, लॉग, कंपाउंड एंगल, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज,
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, एसओटी और डिटर्मिनेंट, ठीक है, और यहीं पर आपका लाइन सर्कल और पीएनसी बाइनोमियल, ठीक है। फिर मेरे ख्याल से प्रोबेबिलिटी कर लेंगे, खत्म करते हैं इसको, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से पहले स्टैट्स करना पड़ेगा ना, तो स्टैट्स कर लेंगे पहले ना, स्टैट्स और फिर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऐसा कर लेंगे। फिर मेरे ख्याल से पीएनसी बाइनोमियल हो गया, कोनिक लास्ट में करेंगे ना, ठीक है। फिर कैलकुलस स्टार्ट कर लेंगे ना, फंक्शन, आईटीएफ, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, एमओडी, इंटीग्रेशन, एओडी, फिर डी एयूसी कर लेंगे ना, इसको फिर एक बार में कर लेंगे ना। फिर आपका आएगा कुछ वेक्टर 3D, फिर मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट हो ही चुका है अपना, वेक्टर 3D मैट्रिसेस, और क्या है, प्रोबेबिलिटी हो चुका है ना, कॉम्प्लेक्स बचेगा, है ना। कॉम्प्लेक्स से पहले कोनिक कर लेंगे, है ना, कोनिक, और फिर आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। देखना एक बार सिलेबस हो गया क्या पूरा, प्लीज चेक अगर कुछ मिस तो नहीं हो रहा, है ना। मैथमेटिकल रीजनिंग तो जा ही चुका है, मैथमेटिकल रीजनिंग अब है नहीं, ठीक है। और ये है मोटा माटी मेन और एडवांस का सिलेबस, है ना। मैं अगेन दोबारा बोल रहा हूँ कि मैं जिस तरह से आपको सिलेबस करा रहा हूँ, आपको मैं बहुत कम होमवर्क एक्सपेक्ट करता हूँ आप करें। आप काफ़ी हद तक क्लास इलस्ट्रेशंस पर डिपेंडेंट रह सकते हैं, और आपके पास वो जो जीरो टू हीरो कोर्स है उस पर आप डिपेंडेंट होकर के जेई मेन के 2025-2026 के अगर क्वेश्चन करके चले जाओगे, 40 पेपर बहुत होते हैं, 40 पेपर बहुत होते हैं करके, और जेई एडवांस भी कर ही रहे हैं अपन क्लास के अंदर, है ना। बहुत कंटेंट है मतलब, और मैं तो कहता हूँ उसकी भी जरूरत नहीं है, आप तो बस जो अपना करिविल की शीट दे रखी है उसमें आप जेई मेन के क्वेश्चन सारे के सारे लगाते चलो आप, ठीक है, आपका हो जाएगा बढ़िया, है ना। मॉक टेस्ट आप देना बढ़िया से, ठीक है, और रेगुलरली भी। तो अपना ये हो चुका है ना, अब एक बार मोटा माटी कितने चैप्टर हो गए, एक दो चैप्टर से पता नहीं चलेगा ना। वेक्टर 3D के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, 3 क्वेश्चन, मैट्रिसेस का 1 क्वेश्चन, कोनिक का आपका 2 क्वेश्चन पकड़ लो, इस बार ज्यादा आया कोनिक का, है ना। कॉम्प्लेक्स का 1 मान लेते हैं, फंक्शन आईटीएफ का दोनों का मिला के 1 मान लेते हैं, लेकिन एक्सटर्नल वेटेज ज्यादा है बिकॉज अंडरस्टैंडिंग के लिए। एलसीडी का आप 1 से 2 कर सकते हो, पर अभी 1 कर लेते हैं ना, 1 कर लेते हैं। एमओडी का नहीं कर रहे, इंटीग्रेशन के 2 कर लेते हैं, ठीक है। एओडी का 1 कर लेते हैं, डी का 1, एयूसी का 1 कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। लाइन सर्कल, लाइन सर्कल दोनों का मिला के 1 कर लेते हैं, है ना। पीएनसी का 1, बाइनोमियल का 1, स्टैट्स का 1 है, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी के 2 कर लेते हैं, ठीक है। कंपाउंड एंगल और क्वाड्रेटिक का 1 कर लेते हैं, सीक्वेंस के 2 कर लेते हैं, और इन तीनों का मिला के 1 कर लेते हैं। देखना बैठा क्या हिसाब किताब, 4 यहाँ पर आ गए, ठीक है, 4 यहाँ, और यहाँ पर कितने आ गए, 5, 9 हो गए, ठीक है, 9, और यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 3, 5, 7, 9 और 7, 16 हो चुके हैं, 16 और 7, है ना, 16 और 7 कितने हो गए, 23, 23 है ना, पक्का चेक करो एक बार, 23 आ रहा है। अरे आ रहा ही नहीं आ रहा है, तो कंपाउंड लॉग कंपाउंड एंगल क्वाड्रेटिक को मिला के आप 2 कर लो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट सीक्वेंस के 2 कर लिए, लाइन सर्कल पीएनसी बाइनोमियल, कोनिक का है, कोनिक, अच्छा, मैट्रिसेस, एओडी, एयूसी, डी और इंटीग्रेशन, इनको ये 5 है ना, इनको 6 कर लेते हैं, इनको मिला के ना, इस सबको मिला के अपन 6 कर देते हैं, ठीक है, हो गया हिसाब। एमओडी, इंडेफिनिट डेफिनेट, एओडी, एयूसी, डी, ठीक है, मतलब मोटा मोटी इंटीग्रल कैलकुलस की तरफ थोड़ा ज्यादा, एलसीडी की तरफ भी कर सकते थे, लिमिट और डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी का 2 होता है वैसे, ठीक है, चलने दो। अब हम आते हैं अपने अभी तक के करंट स्टेटस पर, तो हम यहाँ पर है अपन, है ना। वी कैन डू टुडे 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25, है ना। हाँ, लेकिन ये फाउंडेशन ले तो हो गई अपनी ना, अब हमें अगले कितने चैप्टर हैं, 1 2 चैप्टरों का बल्क है ना, चैप्टर का बल्क है, तो ये चैप्टर करने अपने को कितने में, 4 जनवरी तक मान लेता हूँ, ठीक है, जिसमें कि आप ये कि कॉम्प्लेक्स और कॉनिक वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, इसको आप भले अपन ये माने कि अपन फुल लेंथ पेपर देना स्टार्ट कर दें बिफोर वी स्टार्ट कोनिक, कोनिक के स्टार्ट करने से पहले आपका फुल लेंथ आ जाना चाहिए, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर 4 जनवरी का टारगेट बना लेते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ पूरा होमवर्क ना करें, क्लास इलस्ट्रेशंस को ही अपन अच्छे से कर लें,
ठीक है, क्योंकि आपके पास जेई मेन जनवरी के बाद भी 3 महीने का टाइम होगा। ठीक है, तो मान लो लाइन हम एक कितने डेज गिनना एक बार, हफ्ते में 6 है तो कितने वीक हो गए, 180 दिन है अपने पास, 1 जुलाई है ना, 180 7 से डिवाइड हो कितना आ रहा है, 26 आ रहा है, 25 आ रहा है, 25 ही मान लेते हैं, दिवाली वाली भी है ना। ठीक है, 25 × 6 कर लो, 25 × 6 कितने हो गए, 150 दिन हो गए, 150 टन है अपने पास, करेक्ट। अरे हाँ है ना, तो बोलो भाई 150 है ना, 150 टन है। मान लो लाइन अपन ने लिया, एक बार बस ये देख लेना, फिर मैं घटा बड़ा बाद में दूंगा भले, है ना। तो लाइन के 6 लेक्चर, सर्कल के 6 लेक्चर, पीएनसी के 6 लेक्चर, बायनोमियल के 5 लेक्चर, स्टैट्स के 2 लेक्चर, प्रोबेबिलिटी के 6 लेक्चर, है ना, फंक्शन के 6 6 और इसके 12, ठीक है, एमओडी के 4, इंटीग्रेशन के 16, एयूडी के 10, डी के 6, यूसी के 5, वेक्टर 3D के 15 और मैट्रिसेस के 6, कोनिक के 12 और कॉम्प्लेक्स के 7, है ना। देखना कितना हुआ, 18, 24, 30, ये करीब 30 आ रहा है ना, ये नंबर 30 आ रहा है। ठीक है, ये कितना है, 24, 28, 24 यहाँ तक आ गया, 28 आ गया, 28 ये आ गया, 38 है ना, 38 और 12 है ना, 50, 66 आ रहा है, 56 आ रहा है ये। नहीं 56 या 46, भाई 24, 24, 28, 28, 28, 54 आ रहा है। अच्छा 54, यहाँ कितना आया था, 30 के आसपास आया था। हम्म, तो वेक्टर 3D का 15, हाँ चलो ठीक है, 54 रफ रफ है ना। ये कितना आ गया, 21, 21 और 40 आ रहा है, सही है। ठीक है, हाँ कितना आ रहा है, 136 आ रहा है, हाँ मतलब सही है। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि अब इनको अपने को थोड़ा ज़्यादा वेटेज देना है। अब इसमें +1 +2 करता रहता हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसमें आप अब +1 कर लो, ठीक है, मैट्रिसेस में आप +1 कर लो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में रहने देते, नहीं फंक्शन में ज़रूरत नहीं है, वो कंपाउंड एंगल और क्वाड्रेटिक में कर लिया काफ़ी, है ना भाई। इसमें इंटीग्रेशन एओडी में +1 कर लो, डी में +2 कर लो, +1 कर लो, है ना, रिवीजन के टाइम पे अच्छा रहता है ये, है ना। हम्म, ठीक है, मतलब 130 कुछ कुछ आ रहा है तो अपना हो जाएगा मतलब ना। ठीक है, ओके, क्या वो कुछ एरर तो नहीं है ना इसके अंदर। 65 है ये, है पिछड़ से 12, 24, 28, 28, 40, 50, 65 था ये, और ये कितना था, 40 था। टोटल 136 है, हाँ ठीक है, ये नंबर 40 था ना, और ये 64 के आसपास है करीब, है ना। हाँ ठीक है, मतलब ऑन ट्रैक है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा नहीं करना है, मैं फिर बता देता हूँ। आपने यही करना है कि जेई मेन के जितने भी क्वेश्चन है वो ज़रूर आप कर लें, वो आपका परसेंटाइल बूस्टर, मोराइल बूस्टर का काम करेंगे। परसेंटाइल बूस्टर, मोराइल बूस्टर, ठीक है, क्योंकि अभी मेन चीज़ आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। हाँ जैसे एक बच्चा है, जैसे मैं अभी वो पेरेंट टीचर मीटिंग में था आई थिंक, जिस बच्चे के आई 106 हैं, 106 आए थे किसी बच्चे के जेई एडवांस में भी, है ना, या
जिसके भी 50-60 से ऊपर है ना, 50 to 60 मार्क्स से ऊपर है ना, एडवांस में, आईआईटी एडवांस में, तो वो हाँ एडवांस के आप क्वेश्चंस कर लो, है ना, एडवांस के क्वेश्चन आप करना स्टार्ट कर लो, ठीक है ना। ठीक, वो आप साथ साथ कर सकते हो, ठीक है ना। वो थोड़ा आप अपने हिसाब से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, है ना। मेन के बहुत ज्यादा मत करना फिर, है ना, मेन के बहुत ज्यादा मत करना, ठीक है। जिसको पता है कि मेरे को 99.5 परसेंटाइल लानी है, ठीक है, जेई मेन के थ्रू एडमिशन लेना है, तो आप मेन बेस्ड जा सकते हो। मेन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। बच्चों की मैथ्स में स्पीड ही नहीं है, बच्चों की मैथ्स में स्पीड ही नहीं है आईआईटी मेन के अंदर, ठीक है। आईआईटी मेन के एग्जाम में बच्चों की मैथ्स में स्पीड ही नहीं है, तो आप इस साल स्पीड बना सकते हो कि हाँ ये टॉपिक को मैं धड़ाधड़ खटाखट फिनिश करता हूँ। जैसे आपका सीक्वेंस सीरीज के दो, नहीं नहीं, आप साथ साथ करो और फिर जब रिवाइज करो तो फिर उसे टाइम बाउंड कर लो, ठीक है ना। आप अभी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप खुद अपने साथ खेल सकते हो अपने दिमाग के साथ, ठीक है, कि आपने भी स्टार्ट कर लिया, ठीक है, ये सब टॉपिक वाइज आप फिनिश करते हुए चले, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट में पक्का एक क्वेश्चन है ना, क्वाड्रेटिक में पक्का एक क्वेश्चन है, सीक्वेंस में पक्के दो क्वेश्चन है, ठीक है ना, दिख ही रहा है। 4-5 क्वेश्चन जो हो चुके हैं ना उनको अच्छे से कर लो, है ना। कुछ आप, अगर आप पिछले साल का कुछ है आपके दिमाग में तो आप ये भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ जी बताइए। नहीं नहीं, चैप्टर खत्म होने के बाद ही करना है। डेली अगर आपके रूटीन में आ रहा है तो वो पीसीएम का हो सकता है, पर एक सब्जेक्ट का कैसे होगा, एक सब्जेक्ट के डेली पीवाईक्यू कैसे करोगे आप। किसी दिन जब चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है, आपने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया हो, उसके बाद आप पीवाईक्यू करना स्टार्ट करो, ठीक है ना। एक दिन में 10 करो फिर, लेकिन सीधे उस चैप्टर के जितने भी हैं, है? हाँ, ठीक है। जो करेविल की शीट में जो दे रखा है, आईआईटी स्कूल की शीट में जो दे रखा है, वो सारे पीवाईक्यूज आप करो, लेकिन बहुत पीछे मत चले जाना। हाँ बोलो बोलो। अरे अपन शीट से डीपीपीस कर रहे हैं ना भाई, डीपीपीस कर, टॉपिक वाइज नहीं दे रखा है, क्या बोल रहे हो। अरे भाई क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में जैसे लेक्चर चल रहा है आप डीपी करो। आपको लग रहा है कि नहीं डीपी, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है डीपी के अंदर, ये तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप आ जाओ उसके अंदर O1 O2 O3 पे आ जाओ। आपको लग रहा है नहीं नहीं ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे से हो रहे हैं, ठीक है, जब नहीं हो रहे तो डीपीपी पे आओ। जिस बच्चे से नहीं हो रहे हैं सवाल, वो डीपीपी को ध्यान से करे, तभी वो सवाल आगे वाले कर पाएगा। और जो कर पा रहा है वो आगे आए, है ना। जितना ज्यादा आप आईआईटी मेन का देखोगे कंटेंट या सॉल्व करोगे, उतना ही फायदा होगा ना आपको। मेन चीज तो यही है ना भाई। कोई, आप क्यों नहीं, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि हर किसी के लिए सेम रूल अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है ना। आपको खुद को अपने लिए एक रूल बनाना पड़ेगा कि मैं ऐसे काम करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रूल बता सकता हूँ, ठीक है। एक रूल आप ये बना सकते हो कि, मैंने बताया भी था आप लोगों को, काफी टाइम से बता रहा हूँ, 2026 के अप्रैल वाले पेपर, है ना, अप्रैल वाले पेपर, इन क्वेश्चंस को मैं टच नहीं करूंगा, ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री ना मैथ्स, ठीक है। इनको मैं एज अ मॉक टेस्ट दूंगा, आपने ये रूल बना लिया। और 2026 के जनवरी वाले वो मैं करता चलूंगा साथ साथ, ठीक है। क्वेश्चंस पीसीएम के जैसे टॉपिक फिनिश हुआ, इन क्वेश्चंस को मैंने कर लिया, ठीक है। ये मैं आपको दे भी चुका हूँ, 2026 के सारे क्वेश्चन कर लिए आपने, ठीक है। आपने एक रूल बनाया कि यार मैं एडवांस का ठीक ठाक करूंगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, एडवांस के 2015 से 2026 तक के क्वेश्चंस में टॉपिक वाइज करता हुआ चलूंगा। बैंडविड्थ चेक करो आप अपनी कि हाँ मेरे पास इतना टाइम है। आप इसको 2020 भी कर सकते हो, यार मैं तो 5-6 साल के ही कर पाऊंगा, 2020 से 5-6-7 साल के सवाल कर पाऊंगा जेई एडवांस के, क्योंकि ये नहीं करोगे तो आपकी स्पीड बनेगी नहीं जेई मेन के अंदर। एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, एडवांस के करोगे तो मेन में स्पीड बनती है ना। वो 99 परसेंटाइल ऐसे नहीं आएगी, आपको करना ही पड़ेगा अच्छे बड़े क्वेश्चन, ठीक है। आप 2025 के ले लो, 2025 के क्वेश्चन ले लो, ठीक है, 2025 के क्वेश्चन ले सकते हो। आपका बेसिक बिल्कुल उधड़ा हुआ है ना, बिल्कुल की दिक्कत है, तो डीपीपीस करो आप, क्योंकि डीपीपीस क्या है, और जैसे एक क्वाड्रेटिक का सवाल है, आईआईटी मेन का क्वाड्रेटिक का सवाल है, लेकिन आपको फाइट है भाई वो न्यूटन लॉ वाले सवाल में, तो आप डीपीपी करो, ठीक है।
आप अगर आपको न्यूटन लॉ वाले सवाल में फाइट है तो क्वाड्रेटिक के पी बाई क्यू से वो वाले ही सवाल करो जो न्यूटन लॉ पे बेस्ड है ना, ऐसे। तो आपको खुद सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। वैसे आप नोट से भी जा सकते हो, नोट्स के अंदर भी एक साथ दे रखे हैं 5-6 सवाल न्यूटन लॉ के, है ना, 5-6 सवाल एक साथ दे रखे हैं, उनको देख लो। तो आपका एक एक टॉपिक, एक एक सब टॉपिक अच्छा होना चाहिए। हाँ बताओ। हाँ तो भाई अब तो चैप्टर खत्म हो रहे हैं ना। अब तो 3 दिन में चैप्टर ही खत्म हो रहे हैं, अब आप डिटर्मिनेंट पूरा ही कर सकते हो। तो मैं जनरली जो देखा है मैंने कि बच्चे जनरली 6-7 दिन पीछे चल रहे हैं। जैसे मान लो अभी डिटर्मिनेंट है, तो मैंने अभी बोला नहीं डिटर्मिनेंट का पूरा कर लो। अभी आप डिटर्मिनेंट का डीपीपी से पहले तक का, नोट्स का पहले तक का, ओवन का पहले तक का कर लो। इस संडे को आप बैठना, इस संडे तक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट में क्या 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 था। संडे को आप डिटर्मिनेंट के पीवाईक्यू लगा के खत्म करो, उसको पैक कर दो, संडे को पैक कर दो। ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है ना। पूरे वीक में आपने ब्रशअप किया, है ना, आपने नोट्स देख लिए, आपने डीपीपी सॉल्व कर ली, है ना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे वो आपने देख लिए, नोट्स में भी हाईलाइट कर लिया आपने। और फिर जैसे ही संडे आया या कोई दिन आया जिस दिन आपके पास 3-4 घंटे का टाइम है, तो आपने इसका जितना भी प्लान है आपके अकॉर्डिंग कि मेरे को इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, मेरे को ऐसी, मेरे को नोट्स अच्छे से समझने हैं, तो आप फिर उसको पैक करने के हिसाब से उस दिन 2-3 घंटे या 2-3 दिन के 2-2 घंटे लेकर के आप कर सकते हो। भाई पुराने नोट्स यूज मत करो, है ना, पुराने नोट्स, शाश्वत शुक्ला यूज मत करो, है ना, पुराने नोट्स इसलिए कह रहा हूँ यूज मत करो, है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर नोट किया हो तो 2022 का जेई एडवांस का क्वेश्चन, है ना, डिटर्मिनेंट का 2023 का एडवांस का क्वेश्चन, है ना, इसमें जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताई गई है जिस तरह से सॉल्व किया गया है, वो आपको नहीं मिलेगी। 2023 का पेपर ओल्ड में कहाँ होगा, है कि नहीं। तो जो आपको ये नोट्स मिल रहे हैं बिल्कुल फ्रेश मिल रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये पर्सपेक्टिव जो मिल रहा है बिल्कुल फ्रेश पर्सपेक्टिव मिल रहा है कि ऐसा सवाल आया, ठीक है। अब मैंने, आप देखो आपको जो कोर्स है जीरो टू हीरो, है ना, उसमें जेई मेन के क्यों ऐड किए, क्योंकि बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर जेई मेन का भी तो करेंगे ना, जेई मेन की परसेंटाइल अच्छी आनी चाहिए। तो आप जो फ्रेश क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उसको देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि भाई मेरी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, मुझे और तेज करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। और लेटेस्ट लेक्चर देखो भाई, ठीक है ना। जो भी मटेरियल करो कोशिश करो आपके पास जितना लेटेस्ट हो उतना बेस्ट रहेगा। उससे आपको वो 25 क्वेश्चन की फील आएगी जो पेपर में करने हैं आपको 1 घंटे के अंदर, ठीक है। कोशिश यही करो कि जनवरी के तो जरूर साथ साथ कर लेना, जो मैंने बोला है ना कि जनवरी के ये 10 पेपर टॉपिक वाइज और पेपर वाइज, जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ ये निपटाओ ये क्वेश्चन, ठीक है, खत्म करो उसको, ठीक है, ठीक है ना, सही रहेगा। लेकिन आपके पास और बेटर हो सकता है, ब्रह्मास्त्र भी थोड़ा ओल्ड है ना, तुम उसमें नोट्स के क्वेश्चन भी ले सकते हो भाई, है ना, जो आपके नोट्स के क्वेश्चन है वो आप लो कि हाँ ये क्वेश्चन आया था जेई मेन के अंदर। जैसे मैंने आपको अच्छा खासा अपना क्रेमर्स रूल पे कलेक्शन दे रखा है नोट्स के अंदर, है ना, 5-6 क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, ठीक है ना, जो थोड़े लेंदी हैं, कुछ हैं जो इजी हैं, कुछ हैं जिसमें शॉर्ट ट्रिक है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है ना, कुछ में 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो उनको ट्राई करो एक बार, वहां से फिर अपने नोट्स बनाओ, वहीं से अपना ब्रह्मास्त्र रेडी करो, ठीक है, अपना खुद बनाओ आप ब्रह्मास्त्र, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अगर आप उस पर डिपेंडेंट होना चाहते हो तो आप कर सकते हो, है ना, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, लेकिन वो लेटेस्ट नहीं है ना, वो लेटेस्ट नहीं है, ठीक है। नोट्स से ही बनाओ आप, और जेई मेन जेई एडवांस के क्वेश्चंस लो आप सिलेक्टेड, ठीक है, ठीक है।